Good morning, students. Now, today we will continue to solve our exercises further. Page number 9. Question number 3. For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? It's a very important question. So, please listen to me carefully. Now, इसमें आपसे पूछा है जब भी किसी मैटर की स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब आप आइस जो कि एक सॉलिड है जैसे उसको हीट करते हो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही आइस मेल्ट होने लगती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब तक कि पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए और वाटर में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। शुरुआत में आपने हीट दी आइस को, सॉलिड को, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होते होते कहां पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होने लगी। उस टाइम पीरियड के दौरान टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। कब तक? जब तक कि पूरी आइस वाटर में ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि क्यों जब तक कि पूरी आइस, ठीक है, जो आपकी सॉलिड है वो पूरी तरह से मेल्ट होके लिक्विड वाटर में ना कन्वर्ट हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रहता है, इंक्रीज क्यों नहीं होता, जबकि हम तो हीट कॉन्टिन्यूसली दे रहे हैं। तो रीजन ये है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो आइस है, ठीक है, उसको जो भी आप हीट दे रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो हीट आइस के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उससे अपने इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते हैं, इंटर पार्टिकुलर स्पेस को बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड वाटर में। यानी जो भी आप हीट दे रहे हो वो हीट हाइड हो रही है, छुप रही है आइस के पार्टिकल्स में। इस हिडन हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ, यहां फ्यूजन हो रहा है तो फ्यूजन, और अगर वेपराइजेशन होता तो वेपराइजेशन। इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज नहीं होता जब तक कि वो स्टेट कंप्लीटली दूसरे स्टेट में चेंज ना हो जाए। So we can say that at that temperature whatever heat we are providing to that state of matter, that heat is absorbed by the particles of the matter to overcome their interparticular force of attraction and to increase interparticular space and kinetic energy so that they can be converted into another state. So next question number 4. Suggest a method to liquefy atmospheric gases. एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने का कोई मेथड बताइए। ये भी मैंने आपको पहले बताया है, कोई भी एटमॉस्फेरिक गैस है जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसको आप कैसे लिक्विफाई, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गैस को लिक्विफाई या लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। तो आप किसी भी एटमॉस्फेरिक गैस पे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो, तो किसी भी एटमॉस्फेरिक गैस पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे पार्टिकल्स पास पास में आएंगे, कंप्रेस होंगे, और फिर टेम्परेचर रिड्यूस, डिक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स की हीट निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मूवमेंट कम होगा, पार्टिकल्स और पास आएंगे, और इस तरह से गैसेस पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। So we can say that we can liquefy atmospheric gas by applying pressure and reducing temperature. Now, page number 10. Question number 1. Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? बेटा जो डेजर्ट कूलर होते हैं,
ठीक है, अभी हम सब यूज कर रहे हैं डेजर्ट कूलर, समर सीजन में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कभी भी देख लीजिएगा, एक हॉट ड्राई डे पे डेजर्ट कूलर सबसे अच्छा काम करता है, सबसे ज्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि डेजर्ट कूलर वर्क करता है इवेपोरेशन पे। उसका प्रिंसिपल है इवेपोरेशन। ठीक है, आपने देखा होगा डेजर्ट कूलर का जो टैंक होता है उसमें वाटर होता है। ठीक है, अब आप थोड़ा डेजर्ट कूलर की वर्किंग समझिएगा। डेजर्ट कूलर में एक टैंक होता है, उसमें आप वाटर फिल करते हो और उसके तीन तरफ, साइड में और पीछे की तरफ घास लगी होती है, ठीक है, जालियों पे। और डेजर्ट कूलर के टैंक में एक मोटर और पंप लगा होता है, ठीक है, और उससे पाइप्स निकली होती हैं जो जालियों से कनेक्ट होती हैं। और आपके रूम की जो साइड है, डेजर्ट कूलर की वो साइड जो आपके रूम की तरफ है, वहां पर एक फैन लगा होता है। अब होता क्या है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, ठीक है, डेजर्ट कूलर की मोटर और पंप काम करते हैं और वो क्या करते हैं, डेजर्ट कूलर के टैंक में जो वाटर है उसको पंप अप करते हैं और पाइप्स के थ्रू कहाँ पहुंचाते हैं, उन ग्रासेस में, उन घास में, उन जालियों में जहां पे वो फैल जाता है। फिर वो पानी अंदर की और बाहर की हीट एब्जॉर्ब करता है। अंदर की कहाँ की, अंदर जैसे कूलर के अंदर की और थोड़ा रूम के अंदर की और जितनी वो कर सकता है, और बाहर की हीट एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करता है वो वाटर जो जालियों में फैल गया है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करके वो इवेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो सराउंडिंग से क्या निकल गई, हीट, तो सराउंडिंग क्या हो गई, कूल, और उन कोल्ड सराउंडिंग में जो एयर है उसको वो जो फैन है वो खींचता है और कहां ड्राइव करता है, आपके कमरे की तरफ। तो आपके कमरे में, आपके रूम में ठंडी हवा आती है। ठीक है, इस तरह से डेजर्ट कूलर काम करता है। अब हम कह सकते हैं कि डेजर्ट कूलर किस पे काम करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन विच कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। जो टैंक में वाटर है वो मोटर और पंप के थ्रू जालियों में पहुंचा, ठीक है, थ्रू पाइप्स जालियों में फैल गया, सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब की, इवेपोरेट हो गया, यानी इवेपोरेशन हुआ, उससे सराउंडिंग कूल हो गई और उन कोल्ड सराउंडिंग की एयर को फैन ने अंदर आपके रूम में ड्राइव कर दिया, तो कोल्ड एयर आएगी, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा आएगी आपके कमरे में, आपका कमरा ठंडा हो जाएगा। सो दिस इज बेस्ड ऑन द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। अब सोचिए, अगर इवेपोरेशन ज्यादा हो तो सराउंडिंग से ज्यादा हीट निकलेगी, सराउंडिंग ज्यादा कोल्ड होंगी और ज्यादा कोल्ड एयर आपके कमरे में आएगी, है ना। और रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा कैसे होगा, इवेपोरेशन ज्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है, मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे, ठीक है, उनकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ सकता है, जैसे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो, ठीक है, या फिर विंड स्पीड ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी कम हो, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा और उससे कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। अब हॉट ड्राई डे पे क्या होता है, हॉट ड्राई डे, हॉट मतलब गर्म और ड्राई मतलब सूखा, यानी ह्यूमिडिटी कम है। तो हॉट ड्राई डे के दिन हॉटनेस ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, सराउंडिंग में हीट ज्यादा होती है। ठीक है, और दूसरी बात ड्राई है यानी कि ह्यूमिडिटी लो है, तो टेम्परेचर ज्यादा और ह्यूमिडिटी लो होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, उससे कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होती है और ज्यादा कोल्ड एयर आपके कमरे में आती है। इस तरह से डेजर्ट कूलर ज्यादा इफेक्टिव होता है ऑन अ हॉट ड्राई डे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर and low humidity, the rate of evaporation increases, which produce more cooling effect. Now question number 2, how does the water kept in an earthen pot become cool during summer? देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो अर्दन पॉट होता है, मटका होता है, उसमें जो पानी रहता है
वो ठंडा कैसे हो जाता है गर्मियों में? क्योंकि आपको मैंने बताया हमारा अर्दन पॉट होता है मटका, किससे बना होता है? मिट्टी से, ठीक है। और उसकी सरफेस पे छोटे 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 पोर्स, छेद होते हैं, ठीक है। अब उस अर्दन पॉट मटके में जो वाटर है वो उन पोर्स के थ्रू, छेद के थ्रू सरफेस पे आ जाता है, थोड़ा 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 करके, ठीक है। और फिर वो वाटर आसपास की सराउंडिंग और अंदर की सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है। इससे बाहर और अंदर दोनों की सराउंडिंग से हीट निकल जाती है और कूलिंग होती है। जब आप अपने पाम पे पेट्रोल, एसीटोन या परफ्यूम डालोगे तो जैसे ये इवेपोरेट होंगे आपको ठंडक महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही लिक्विड्स आपकी पाम से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। तो पाम में से क्या निकल गई? हीट। इससे आपको कूल फील होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? देखिए, आप एक तो कप से गर्म दूध या चाय पी रहे हो और एक उसकी जो सॉसर नीचे प्लेट आती है उसमें पी रहे हो। आपको ज्यादा आसानी उस सॉसर यानी प्लेट में गर्म चाय दूध पीने में होगी, ना कि कप। क्योंकि जो आपका सॉसर होता है, प्लेट होती है, कप के नीचे जो सॉसर प्लेट आती है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अगर आप उसमें हॉट टी या मिल्क डालोगे तो उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाएगा, सरफेस पे ज्यादा लिक्विड पार्टिकल्स होंगे जो सराउंडिंग से, ठीक है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। तो सराउंडिंग में से ज्यादा हीट निकल जाएगी तो सराउंडिंग कूल हो जाएंगी, यानी वो मिल्क या जो टी है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और आपको पीने में आसानी होगी। जबकि कप का सरफेस एरिया, आपने कप देखा होगा, कप का सरफेस एरिया, और ये सॉसर है जिसके नीचे प्लेट आती है, तो आप देखिए इसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है और कप का सरफेस एरिया कितना कम है। तो सरफेस एरिया कम होगा तो कम लिक्विड पार्टिकल सरफेस पे होंगे जो सराउंडिंग से कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेट होंगे। तो सराउंडिंग में से कम हीट निकलेगी तो सराउंडिंग कम कूल होंगी, यानी जो नीचे और आसपास की सराउंडिंग थोड़ी कम ठंडी होंगी। तो ये जो हॉट टी और मिल्क है, ठीक है, ये भी धीरे ठंडा होगा तो हमें पीने में थोड़ी सी डिफिकल्टी, टाइम और लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर? गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर, गर्मियों में हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन समर वी पर्सपायर अ लॉट। समर्स में, गर्मियों में हम बहुत पर्सपायर करते हैं, बहुत ज्यादा स्वेट, पसीना हमारी बॉडी से निकलता है, ठीक है। अब अगर हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन जो होता है वाटर का बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर होता है। तो समर्स में हम बहुत ज्यादा पर्सपायर करेंगे, बहुत ज्यादा स्वेट, पसीना निकलेगा। अब हमने कॉटन क्लोथ्स पहन रखे हैं तो कॉटन स्वेट को, जिसमें मेनली वाटर होता है, ठीक है, उसको बहुत इजीली, बहुत रेडिली एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और इससे जो वाटर है, स्वेट है, वो उस कॉटन में आ जाएगा, कॉटन क्लॉथ में, सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा और बहुत आसानी से वो आसपास की हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा। इससे हमारी आसपास और हमारी खुद की बॉडी से हीट निकलेगी तो हमें ठंडक महसूस होगी, थोड़ा हमें कूल, कंफर्टेबल फील होगा। सो वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज being a good absorber of water, it easily, readily absorbs the sweat coming out of our body and provide a large surface area for the easy evaporation of sweat or water, which produces more cooling effect and we feel comfortable and cool during summer season. So now our main exercise is left, which we will cover in next class. Thank you. Bye.